नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में दिल्ली एनसीआर में आज कई इलाके शामिल थे और इसी कड़ी में आज पार्टियों के दिग्गज इन्हीं इलाकों में प्रचार करते नजर आए। तो एक तरफ ध्रुवीकरण करती बयानबाजी और विकास के मसलों के बीच बयान इन नेताओं के झूल रहे थे। अमित शाह आज बुलंदशहर, अनूपशहर, लोनी में प्रचार करने के लिए पहुंचे। समाजवादी पार्टी पर जमकर गृह मंत्री ने प्रहार किया। माफियाओं के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेरा। तो मायावती ने आज कविनगर, गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि उनकी सरकार आने पर कानून व्यवस्था कायम होगी, जाति धर्म पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कैराना, बुलंदशहर, नोएडा पहुंचे और यहां पर इन लोगों ने रोड शो किया। बस में सवार इलाकों में लोगों के बीच प्रचार करते रहे। मुख्यमंत्री योगी के बयानों पर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है, भिजवाई है और उनको जवाब देते भी अखिलेश यादव नजर आए। उधर प्रियंका गांधी भी आज बुलंदशहर, सिकंदराबाद पहुंची। प्रियंका सड़कों पर समर्थकों के साथ तो कभी घर घर तक प्रचार करती यहां पर नजर आई। तो एक एक करके अपने जो हमारे सहयोगी तमाम आज इन इलाकों में थे, कवर कर रहे थे, उनके पास चलेंगे। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि मायावती ने आज क्या बोला है, क्योंकि नीता शर्मा वहां पर थी, फिर उनके पास चलेंगे। तो सुनते हैं मायावती ने आज क्या बोला अपनी जनसभा में। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी तो खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा सरकार जो अपने आज जो चुनाव के समय में, अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ये जो जगह जगह ये कहती है कि सर्व समाज के हितों की पार्टी है और वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम किया है, मैं समझती हूँ कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। तो नीता शर्मा यहाँ पर मौजूद थी। नीता, क्या खास रहा, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका क्या आंकलन था? क्योंकि मायावती अब दूसरी बार ही नजर आई हैं, उन पर विपक्ष का ये आरोप रहा है और मीडिया में भी वो कम दिखी हैं और इसी का उनको गुस्सा भी था कि मीडिया उनको दिखा भी नहीं रहा है। लेकिन आज उनका प्रचार भी हुआ। कैसी रही उनका ये प्रचार वहां पर? आज सेकंड टाइम निधि मायावती जो है वो नजर आई। जैसे कि कल उन्होंने आगरा में प्रचार किया था, आज कविनगर उन्होंने चूज किया। ये भी जो है इलाका, आसपास के इलाकों में दलित जो समुदाय है वो वहां पर रहता है। दलित अरिथमेटिक्स जो है वो यूपी के चुनावों में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 84 सीट्स जो हैं वो दलित से प्रभावित होती हैं, दलितों के लिए आरक्षित हैं। अगर हम थोड़ा सा अगर आपको आंकड़ा बता सकें तो 2007 में जब मायावती जीती तो इसमें से 62 सीट्स जो हैं वो जीती थी। अब मायावती एक लंबे समय से सियासी पर्दे से गायब थी, अब वो अचानक आई हैं। अब उनका मानना है कि वो जो वोट जो पहले कहा जा रहा था कि ये जो वोट है ये किसी और पार्टी को जाएगा, अब वो बार बार बोल रही हैं कि जो मेरा वोट है वो मेरे को ही आए, पोलिंग स्टेशन तक जाओ और जो है मायावती को जताओ और हाथी पर ही जो है वो अपना चिन्ह दबाओ। तो ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा। गाजियाबाद की अपनी खुद की एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है कि जो गाजियाबाद, जहां पर आज वो कविनगर में वहां पर आई थी, जो बीएसपी की टिकट के लिए जो उम्मीदवार है मिस्टर के शुक्ला, वो जो है वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी के जो बहुत बड़े लीडर माने जाते थे वहां से, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो अब वो बीएसपी के साथ जुड़ गए हैं। उनका मुकाबला जो है वो मिस्टर गर्ग से है, अतुल गर्ग से है, जो अभी की जो विधानसभा है वहां पर मंत्री हैं। तो वहां पे भी काफी दिलचस्प लड़ाई जो है वो होने वाली है। तो ऐसे में मायावती खुद उतर कर आकर अपना वोट जो है वापस फिरौने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक है जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा और वो कितना बटोर पाती हैं। ये धीरे धीरे दलित वोट जो है वो उनसे जो है वो अलग होता चला गया और जिसके ऊपर थोड़ा समाजवादी पार्टी ने काबू करने की कोशिश की और कुछ भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, और वाकई उन पर ये जो पूरा उनका वोट बैंक है वापस आएगा कि नहीं, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि वो मायावती के उनके साथ बना हुआ है। तो आइए सीधे हम चलते हैं। मुझे बताया जा रहा है मेरठ से एक खबर है, वो जानकारी आपको दे दें। अहम जानकारी यह है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। ओवैसी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोलियां चली हैं और इस पर अभी अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल
ये असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से खबर आई है और शायद ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। अब चुनाव प्रचार है और ऐसे में अगर एक नेता अपनी प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरह की वो बात कहते हैं तो वाकई में गंभीर स्थिति होती है। लेकिन क्या इसकी और डिटेल्स हैं? ये कहा जा रहा है मेरी गाड़ी पर 2-3 फायर हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। मेरठ इलाके में वो प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इस बार उनकी भी एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में हो गई है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि वो उनका भी एक छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन हुआ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी वो भाग्य अपना आजमाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि नितिन आशु करके हमारे साथ जानकारी हमें देंगे। नितिन आशु हमारे साथ है। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है अभी जो असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि उनकी गाड़ियों पर फायरिंग हुई? असदुद्दीन ओवैसी जो है मेरठ से गाजियाबाद के लिए आ रहे थे और 86 टोल टैक्स पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है। उसके बाद जब उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद दूसरी गाड़ी से उनके काफिले को आगे निकाला गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 2 बाइकों पर 4 लड़के मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की है। उन्होंने अपने हथियार भी वहां से छोड़कर चले गए हैं। आईजी के मुताबिक अभी पूरी सीसीटीवी निकाले जा रहे हैं। जो टोल टैक्स पे सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सबकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने ओवैसी के काफिले पर हमला किया है। जी निधि, बिल्कुल, ये जो हम देख सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट करा है, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं और उस लिहाज से क्या वहां पर स्थिति है, कुछ आपको पता है? आप इलाके से कितने दूर है, क्या जानकारी मिल रही है? असदुद्दीन ओवैसी कैसे हैं, उस बारे में कुछ जानकारी? जी दीदी, अभी ओवैसी वहां से निकल चुके हैं लेकिन पुलिस की काफी फोर्स वहां मौजूद है। आसपास के लोगों को बुलाया गया है जो लोग वहां पर थे। जो गाड़ियां वहां से टोल टैक्स से निकल रही थी उन लोगों को भी उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की पूरी मदद ली जा रही है कि कौन सी बाइक थी, क्योंकि दरअसल टोल टैक्स पर बाइकों की एंट्री जो है फ्री है। अगर कोई बाइक निकलना चाहती है तो वो वहां से निकल सकती है, उनका कोई टोल टैक्स नहीं देना होता। तो इसी का फायदा उठाकर उन लोगों ने उस पर फायरिंग की है गाड़ी पे। गाड़ी के बोनट पे नीचे और साइडों में गेट पे काफी फायरिंग के निशान भी हैं। उनको ट्वीट किया गया ओवैसी जी के थ्रू और बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आईजी के मुताबिक अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन लोग थे और किस मंशा से वो लोग उस पर फायरिंग की गई उनके काफिले पर। जी नहीं, बिल्कुल आशु, मैं आपको बता दूं जो उनका ट्वीट है उसमें कहा गया है, 8 मिनट पहले का ये ट्वीट है, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायरिंग हुई, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। तो उनका ये कहना है कि वो महफूज हैं। क्या आप लोगों की कुछ बात हो पाई है? ये हम तस्वीरें अब देख सकते हैं, ये इस फायरिंग के बाद की या पहले की, क्योंकि वो प्रचार करने भी पहुंचे हुए थे। ये शायद मेरठ में उस समय की तस्वीरें हैं, आज वो प्रचार करते भी नजर आए थे। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी उनके साथ क्या कुछ लोग मौजूद थे, उस बारे में कुछ जानकारी या उनसे संपर्क? नितिन, उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे, उनसे हमारी फोन पे बात हुई है। वो लोग मौके पर ही हैं, उन्होंने ही के थ्रू ही ये पूरा बताया गया है कि किन लोगों के थ्रू फायरिंग की गई है। तो डासनेट चेयरमैन है वो भी उनके साथ मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने खुद बताया कि हम जब लोग टोल टैक्स पर पहुंचे क्योंकि इनके साथ में 12 गाड़ियां थी, जो उनका काफिला था, 12 गाड़ियों का काफिला था। जैसे वो टोल टैक्स पर पहुंचा, टोल टैक्स के आगे थोड़ी गाड़ियां खड़ी थी टोल के गेट पे। जैसे ही वो गाड़ी निकलनी शुरू हुई तो ऐसी अचानक ही पीछे से बाइकें बहुत स्पीड से आती हैं और वो फायरिंग करती हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो लोग उसका पहले से पीछा करते हुए आ रहे थे या मौके पर थे। 8 मिनट पहले ही करीब ये ओवैसी को वहां से निकाला गया, 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब वो वापस दिल्ली के लिए निकल गए हैं। बाकी सब लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो उनके साथ गाड़ियां थी उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी न किसी का कोई चेहरा देखा हो, क्योंकि अब लोग मास्क लगाकर थोड़ा ज्यादा इस चीज के लेकर रहते हैं कि मास्क लगा रखा था नहीं लगा रखा था, वो सब सारा सीसीटीवी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी निधि, बिल्कुल। नितिन आशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह आज गाजियाबाद के लोनी में मौजूद थे और उन्होंने यहां पर माफियाओं के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। पहले सुनते हैं क्या कहा अमित शाह ने। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है, 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है,
दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची है। मुझे बताइए, माफिया राज लफीर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। हिमांशु शेखर मौजूद है, जो यहाँ इस जनसभा में मौजूद थे। हिमांशु, बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग देखी जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या आंकलन, जो वहां पे लोग मौजूद थे, किस तरह से ले रहे थे इस बयानबाजी को? देखिए, अमित शाह का निशाना सीधे अखिलेश यादव पर था और उन्होंने अपने भाषण में बहुत साफ शब्दों में कहा कि 2022 का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश को से माफियाओं को चुन चुनकर खत्म करने का चुनाव है। और उन्होंने कहा कि जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं और वहाँ पर बीजेपी समाजवादी पार्टी के जो कुछ बड़े नेता थे, अतीक अहमद का जिक्र किया, आजम खान का जिक्र किया, मुख्तार अंसारी का जिक्र किया, वो सभी जेल में हैं। और उन्होंने कहा क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो एक बार फिर से माफिया राज को बहाल करे? इसका संदर्भ ये है कि लोनी का जो इलाका है, एक वक्त यहाँ पर अपराध बहुत ज़्यादा होता था। दिल्ली से सटा है ये विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर आपराधिक घटनाएं बहुत होती थी। यहाँ अमित शाह ने आज दावा किया है कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से यहाँ पर अपराधीकरण बहुत कम हो गया है और अगर उनको एक और मौका मिलता है तो अपराधियों को यूपी से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया, धारा 370 और अखिलेश यादव पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और ये सवाल उठाया कि क्यों अखिलेश यादव ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया था। क्या ये वोट बैंक की दबाव की वजह से उन्होंने किया था? ये उनका आरोप था, ये उनके मुद्दे थे। लेकिन सड़कों पर यहाँ पर निधि, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो पिछले कई साल से लोनी में रह रहे हैं। वो बहुत निराश है कि दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है और दूसरे इलाके जो थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, वहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है। लेकिन लोनी में विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यहाँ जल भराव होता है, जल निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि बिजली भी 24 घंटे यहाँ पर उनके पास नहीं मिलती है। बहुत सारे रोजगार नहीं है, बहुत पलायन होता है। जो भी यहाँ रहता है उसे दिल्ली जाकर दूसरे जगहों पर जाकर काम करना पड़ता है, एनसीआर में। तो लोगों के जो मुद्दे हैं सड़कों पर, वो लोनी इलाके का पिछड़ापन है, विकास की कमी है। वो विकास चाहते हैं, विकास के एजेंडे पर वोट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक अभियान चल रहा है उसमें वोटरों के ध्रुवीकरण की भी एक कोशिश हो रही है। तैमूर लंग का भी जिक्र किया अमित शाह ने, पाकिस्तान का भी जिक्र किया। और देखिए, यहाँ पर जो मतदाताओं का जहाँ तक सवाल है, करीब 36% मतदाता मुस्लिम मतदाता हैं जिनका वोट बहुत अहम होता है और इसलिए हर चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। और इस बार भी 2022 के चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं उनका फोकस जो है वो वोटरों के ध्रुवीकरण पर ज़्यादा है, जबकि आम लोग इस इलाके के पिछड़ापन को दूर करना चाहते हैं, विकास चाहते हैं। निधि, बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देश की बातें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समाजवादी पार्टी के नेतागण कहाँ थे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी की गर्मी शांत करने वाले बयान पर आज फिर एक तरह से पलटवार किया है, जवाब दिया और कहा है कि वे मुख्यमंत्री हैं, कंप्रेसर नहीं है जो गर्मी को शांत करेंगे। उनके साथ जयंत चौधरी भी मौजूद थे। मदद करने का काम करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम। पहले चरण में यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और सीधे चलते अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास। इस पूरे जो उनका संबोधन था और जो समाजवादी पार्टी की रैली है उसको लेकर, रवीश, जो ध्रुवीकरण भरे बयानबाजी हो रही है उसी के जवाब तक सीमित है समाजवादी पार्टी या कुछ विकास की बात भी हो रही है? क्योंकि उनके दौर के कानून व्यवस्था को भी याद दिलाया जा रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनको सुनने के लिए, क्या सोच या क्या विचार बन रहे हैं उनके?
जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बार बार जिन्ना, पाकिस्तान, मुगल, इन सब की चर्चा यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है और उसके जरिए एक ध्रुवीकरण की बीजेपी की कोशिश है। और उसका जवाब ये दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। गर्मी उतारने की बात की जा रही है, चर्बी कम करने की बात की जा रही है। तो इस पूरे विधानसभा के चुनाव में जो पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, उसमें अगर आप भाषा को देखिए तो विकास के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं और ये सारी भाषाओं को बोला जाता है, उसके बाद में इसी भाषा का जवाब देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अखिलेश और जयंत की ये कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण है वो न होने पाए, क्योंकि 2017 में इसी ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी को 72 में से करीब 65 सीटें मिल गई थी। तो बीजेपी की फिर ये कोशिश है कि मुजफ्फरनगर दंगों को याद दिलाया जाए, जो कानून व्यवस्था है ये मुद्दा बनाया जाए और तमाम सारे ऐसे मुद्दे बनाए जाएं जो एक राष्ट्रहित और देश प्रेम के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाए। जयंत अखिलेश की कोशिश है कि ये पूरा जो चुनाव है वो रोजगार के मुद्दे पर, गन्ना के भुगतान के मुद्दे पर लड़ा जाए। तो अब देखना होगा कि नैरेटिव बनाने की जो ये लड़ाई है उसमें कौन किस पार्टी की जीत हासिल होती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जयंत और अखिलेश की ये जरूर कोशिश है कि सकारात्मक चुनाव प्रचार किया जाए और कहीं न कहीं इस बात को खासतौर पर युवाओं के बीच में फैलाया जाए कि अगर ये सरकार आती है तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गन्ने के भुगतान जैसे मुद्दों पर वो बेहतर काम करके दिखाएगी पिछली सरकार के मुकाबले। हमने भी जो उनसे बात करने की और ये पूछा अखिलेश से कि कानून व्यवस्था आपकी सरकार का एक बड़ा मसला रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो गलती हो गई, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, लेकिन इस बार हम अगर सरकार हमारी आती है तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट की राय लेंगे, बाकायदा कमेटी बनाकर पुलिसिंग को दुरुस्त करेंगे। तो उनका भी कहीं ना कहीं सोच यही है कि जो कानून व्यवस्था के मसले को बार बार बीजेपी उठाती है और इस पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है और एक वर्ग विशेष को ये बताती है कि बदमाशी वो लोग करते थे, इसको कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को कम करने के लिए अखिलेश का यही कहना है कि जो कानून व्यवस्था है उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी अगर कोई गलती रह गई है पिछली सरकारों में। तो देखना होगा कि आखिर जो चुनावी रणनीति है उसमें किसकी जीत हार होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश इस जानकारी के लिए आपका। और आइए अब रुक करते एक बार फिर से बुलंदशहर सिकंदराबाद का। यहाँ पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी आज पहुंची हुई थी। उनको कहते हुए सुना कि जनता जानना चाहती है कि काम क्या हुआ है। कि मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए, कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। और मैं समझती हूँ कि चुनाव इन्हीं पे लड़ा जाना चाहिए। तो मेरा बार बार ये कहना है कि जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए नेताओं को। बार बार मैं ये कह रही हूँ और जहाँ जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ वही कहते हैं। मैं यहाँ आई हूँ, इधर भी कह रहे हैं कि देखिए हम, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है अगर वो घर पे नहीं आएगा, वो हमसे मिलेगा नहीं, हमारा काम नहीं करेगा, तब हम वोट क्यों दें? हम वोट तभी देंगे जब वो काम करके दिखाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो यही बात मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, जो जनता मुझे बता रही है बार बार, वो मैं बार बार पब्लिक में मैं वही चर्चा कर रही हूँ कि इन्हीं मसलों पर, इन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसी बयान के साथ फिलहाल देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, कहा है कि वो मेरठ से किस तरह प्रचार करके दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उनकी गाड़ी के काफिले पर गोलियां चली हैं, उन्होंने ट्वीट भी किए, पिक्चर्स, उस पर और जानकारी मिल गई है, वो देंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो देश की बात में एक बार फिर से खबर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट से जुड़ी हुई आ रही है। मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी के काफिले पर
फायरिंग की खबर आ रही है और ओवैसी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि 2-3 फायर हुए हैं, गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन आशु मौजूद हैं। नितिन, और क्या डिटेल्स मिल चुकी हैं, क्योंकि अब ये विजुअल्स भी आ गए हैं जो एनआई के द्वारा ये दिख रहे हैं किस तरह से अब यहाँ पे गाड़ियों का हुजूम है, क्या और जानकारी मिली है आपको? जी निधि, अभी आईजी साहब से बात हुई है। आईजी के मुताबिक अभी सीसीटीवी फुटेज का पूरा सारा डाटा ले लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। कौन लोग थे इसकी भी पूरी जांच की जा रही है। 2 बाइकों पर ये लोग 4 लोग आए थे जिन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करते समय जिस टाइम इन लोगों ने फायरिंग करी उस टाइम टोल टैक्स पर ओवैसुद्दीन की गाड़ी वहां खड़ी थी और जिस समय इन लोगों ने फायरिंग करी उनके साथ उनका काफी काफिला भी साथ में था। फायरिंग करते वक्त जब फायरिंग इन लोगों ने करी तो गाड़ी के गेट पर फायरिंग के निशान भी हैं, बुलेट के शॉट्स भी हैं, टायर पंचर भी हुआ है। जिसके बाद जिनके सारे जो लोग थे वो सब बाहर निकले कि जब फायरिंग की उन्होंने आवाज सुनी। उसके बाद इन सब लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और वो लोग अपने हथियारों को छोड़कर वहां से भाग गए। पुलिस अभी मौके पर है, पूरी जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी की फुटेज सारी ले ली गई है, उनकी भी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग पीछे से इसका पीछा कर रहे थे, लोग बाइक पे जो लोग आ रहे थे, और पुलिस अभी पूरी तरीके से कुछ साफ क्लियर नहीं कर पा रही है कि कौन लोग थे और कहां से ये लोग आ रहे थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ही थोड़ा कुछ पता लग पाएगा कि बाइक का नंबर और कौन लोग थे, कहां से ये लोग आ रहे थे, उन सब की भी जांच अभी पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, आपके आईजी मेरठ से क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है? कि आईजी प्रवीण कुमार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है उनको कि 2 बाइक थी, 4 लोग थे जिन लोगों ने फायरिंग की है। उन लोगों की यदि बाइक का नंबर ट्रेस करने के बाद पता लग पाएगा कि कहां से वो लोग थे, कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। लेकिन गाड़ी पे जो बुलेट के शॉट्स है, 2 बुलेट के शॉट्स की वीडियो ओवैसी ने ट्वीट करके भेजा है और उसके साथ गाड़ी के टायर भी पंचर हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 से 5 गोलियों उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर गोली चलाई गई है। जी बिल्कुल, और हम ये भी समझना चाहेंगे कि आसपास वहां पे किस तरह की स्थिति है। देख सकते हैं कि पुलिस भी संख्या में मौजूद है, वहां पर आवाजाही को रोका गया है। क्या वहां पे लोग जानकारी दे रहे हैं? जिस समय ये फायरिंग हुई थी उस समय उनके साथ में 10 से 12 गाड़ियों का काफिला था। टोल टैक्स पार करने के बाद ये लोग सीधे दासना में आ जाते हैं और दासना में ओवैसी की पार्टी से ही चेयरमैन है वहां पे, उनसे ये लोग मिलने जा रहे थे। वो लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हुए थे। जैसे उन लोगों को इस बारे में पता लगा कि ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है तो वो सारे लोग वहां पर पहुंच गए। काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उन सब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई, तभी गाड़ी बुलाई गई दूसरी, उसमें उनको बैठाकर वहां से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बिल्कुल नितिन आशु, इस जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो अभी अब तस्वीरें आ गई हैं और देखना होगा कि पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज निकालकर क्या कहती है, किस तरह से इस मामले की और डिटेल सामने आती हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस उनकी गाड़ियों के काफिले पर गोली चलने की बात कही। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो अंत में एक बार फिर से मेरठ से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें कि मेरठ से लौटते हुए एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कुछ देर पहले चिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं पर छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई है लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। तो इस बात को 37 मिनट हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की शिनाख्त कर रही है और ये मामला क्या है इस पर और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। खुद असदुद्दीन ओवैसी इसके बारे में बयान दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि एक शूटर उसको पकड़ा भी गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
अंदर ले लेंगे। सर आपके साथ हमला हुआ, आपने ट्वीट किया, क्या कुछ था? आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहां पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहां एक फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बता रहे थे उस बारे में जिस तरह से उनके काफिले पर गोलियां चली हैं, और उन्होंने आगे इस बयान में ये भी कहा है कि एक व्यक्ति जिसने गोली चलाई उसको पकड़ा भी गया। बहरहाल लगातार जानकारी हासिल करते रहेंगे इस पर। देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।